नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं और जीतने के लिए प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं। वैसे तो तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है या ये वीआईपी सीट है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता की अदालत में या कोई भी दिग्गज नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता का फैसला है कि जिसने काम किया है या फिर जिसको जनता पसंद करती है कि हाँ ये नेता ठीक है, हमारे काम का है, उसको वो वोट देती है। जातीय समीकरण भी मायने रखते हैं, धार्मिक समीकरण भी मायने रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जातीय समीकरण के बगैर या फिर जातीय या जातिगत संगठनों के बगैर चुनाव नहीं हो सकते। हर जाति चाहती है कि उसका प्रतिनिधित्व या फिर उसकी हिस्सेदारी हो राजनीति के अंदर और सत्ता के अंदर, जिससे कि उसे वो मान सम्मान मिल सके। इसलिए जातियों के आधार पर भी वोटिंग होती है। कुछ नेता जो है सभी जातियों के नेता बन जाते हैं, कुछ सभी जातियों के नेता नहीं बन पाते हैं। तो आखिरकार मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो कैसी है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, वहाँ पर भी क्या वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जाति समीकरण कितना मायने रखता है, जातिगत वोट कितना पड़ता है। धार्मिक समीकरण तो खैर मायने रखता ही है, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाले लोग हों। इसके बावजूद भी जातियां जो है लामबंद होती हैं किसी नेता के लिए, या फिर कोई नेता जो है अपनी जातियों को लामबंद करना चाहता है और उसके बिहाव पर जो है राजनीति करता है। पार्टियां भी जो है जातियों को साधने की पूरी कोशिश करती हैं, उनके लिए नई नई योजनाएं बनाती हैं, वायदे करती हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए। तो जिस पार्टी के ऊपर जातियों को भरोसा होता है या लोगों को भरोसा होता है वो वोट डालते हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर जो चुनाव है वो एक महापर्व के रूप में होता है और सभी लोग इसमें जुटते हैं और अपना अपना भविष्य तलाशते हैं कि किस जाति को कितना सम्मान मिल रहा है। इसको लेकर कुछ कानून भी बनाए गए हैं। भारतीय संविधान भी बहुत सारे अधिकार देता है कि कौन से समाज को या किस जाति को कितना अधिकार मिल रहा है और उसको क्या हो रहा है। आरक्षण भी इसीलिए लाया गया था कि जिससे कि सभी जातियों को भरपूर सम्मान मिले और जो जातियां समाज की या फिर विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है वो उसमें आ सकें और उनको समाज में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिल सके। इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और किस तरीके से वोटिंग होगी, हम भूल जाएं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से खड़ा है या उसका क्या प्रोफाइल है, वो हाई प्रोफाइल है या क्या है। हम सिर्फ लोगों की बात करें कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, जाति के आधार पर क्या सोचते हैं, धर्म के आधार पर क्या सोचते हैं और विकास के मुद्दों के आधार पर क्या सोचते हैं। कई सारे तरह के वोटर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। राजेंद्र पिछले काफ़ी समय से मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं और एक लंबा अनुभव है राजेंद्र जादौन का। राजेंद्र, जिस तरीके की पत्रकारिता अभी तक आपने की है, लगभग 2 दशक से ज़्यादा आपको हो गए पत्रकारिता में, तो यदि जातियों की बात करें और आरक्षण की बात करें, जातियों के मान सम्मान की बात करें, स्वाभिमान की बात करें और सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी की बात करें, हर जाति चाहती उसकी भागीदारी हो। इसीलिए अलग अलग जातियों के नेता निकलकर बाहर आते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, या कुछ पार्टियां भी बन जाती हैं जातियों के आधार पर। जैसे अखिलेश यादव हैं, यादवों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। जैन चौधरी जाटों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है अपना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार कुर्मियों की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव भी यादवों की पिछड़ों की तरह राजनीति करते हैं। ऐसे ही जो है मध्य प्रदेश के अंदर भी समीकरण बने हुए हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ पर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या वो किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, या हम कमलनाथ की बात करें, वो खत्री पंजाबियों से जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो उसकी भी लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं।
मोहन यादव भी आजकल कृष्ण भक्त और यादवों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, गाए बगाए। वो भी जो है लामबंद करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लगता है कि वो एक लंबे अभियान पे चल रहे हैं कि धीरे धीरे उस तरह से चीज़ लोगों को लामबंद किया जा सके। तो इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, वो किस आधार पर हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, पूरा ओवरऑल इसी बात करेंगे। मतदान में यदि परसेंटेज डाउन है तो लोगों का मन कहाँ टूटा है, कहाँ लोग दुखी हैं, क्यों मन नहीं कर रहा मतदान करने का, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार और लोग क्या सोच रहे हैं जादौन? देखिए, मैं आपको बता दूं अजय कि जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश की जब भू स्थिति को देखेंगे या मध्य प्रदेश की भू स्थिति की जब बात होती है या जातिगत गणना आधार पर वोटिंग की बात होती है या जातिगत वोटिंग की बात होती है, सभी नेता अपने अपने जाति के लोगों को रिझाने में लग जाते हैं, वोट की अपील करते हैं। जिस तरह हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो यादवों की राजनीति करने पर जुट गए हैं। आप उनके सारे भाषणों में जब देखेंगे तो वो यही कहते रहेंगे कि हम यदुवंशी हैं, हम कृष्ण वंशज हैं, हम कृष्ण के ये हैं, हम कृष्ण के वो हैं। मोदी जी राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी के एक नेता कृष्ण की बात करते हैं। भाजपा का एक पथ निश्चित नहीं है और वो सिर्फ चारों तरफ से धर्म की बात करता है। मध्य प्रदेश की भू स्थिति पे जब हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश में जो है अजय, आज वैसे 1 मई है और मध्य प्रदेश जो है आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ आदिवासियों के पास शिक्षा कम होने के कारण जो है वो मजदूरी ज्यादा करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और जो छोटे मोटे जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मेट्रो सिटी की तरह, तो अगर उन शहरों को छोड़ दिया जाए, 58 जिले हैं अभी मध्य प्रदेश के, तो अगर आप 15 जिले अगर आप हटा देते हैं तो बाकी आप जो जिले देखेंगे वहाँ लेबर तबका ही रहता है। लेबर तबके में कोई जातिगत गणना नहीं होती, लेबर तबका लेबर ही होता है। आप उनको कितना भी समझा लीजिए, क्योंकि उनका बुद्धि का विकास एजुकेशन के स्तर पर नहीं होता, वो उन सब चीजों को नहीं समझते। तो जिस तरीके से जातिगत जो बातें मोहन यादव अब जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में जो भी हुआ, जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज नीचे आया, पर मोहन यादव ने जब ये चीज समझी तो अब वो जो है यादवों को रिझाने में लग गए हैं, यादवों की बात करते हैं। तो यादवों के बाद और भी समाज हैं, जैन समाज है, कायस्थ समाज है, तो उनको रिझाने में नहीं लगे। हालांकि लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज जी जब मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने सभी धर्म और सभी जातियों को बराबर सम्मान दिया, बराबर की बात करते थे, बराबर सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे, सभी जाति के लोगों के साथ उठते बैठते भी थे। पर मोहन यादव खुद ही अपनी पार्टी में जो है वो पेठ नहीं बना पा रहे हैं। मोहन यादव के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। उज्जैन में जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं बस वही कार्यकर्ता है। पार्टी कार्यालय में आप देखोगे तो भी आपको अकेले खड़े मिलेंगे, मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में भी अकेले खड़े मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के जो कार्यकर्ता थे, आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के कार्यकर्ता आज उनके बंगले के बाहर आप गाड़ियों का काफिला देखिए, आप सुबह 5 बजे से गाड़ियों का काफिला लग जाता है उनको लेने जाने के लिए कि वो प्रचार पे निकले। तो जिस तरीके से शिवराज जी की जो राजनीति थी और मोहन यादव की राजनीति थी, राजनीति की पटल पे हम जब रख के देखेंगे तो मोहन यादव की राजनीति फेल सी होती नजर आ रही है। और जो 10% का वोट ऑफ परसेंटेज जो मध्य प्रदेश में कम हो रहा है, तो जनता का ऐसा मानना है कि अब उनका मामा नहीं रहा है तो हम क्यों वोट करें। हम मामा को वोट करते थे, मामा के लिए वोट करते थे, ये जनता का कहना है। मध्य प्रदेश में जातिगत गणना की अगर बात की जाए तो सब जाति अपने अपने लोगों को वोट देती है, वो बात एक मानी जा सकती है कि चेहरा और जाति 2 आधार पर वोट बैंक तय होता है। वोट बैंक जब जाति और चेहरे के आधार पर जब तय होता है तब नतीजे बहुत अलग आते हैं, और इस बार जो मध्य प्रदेश के जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही अलग होंगे। अभी मध्य प्रदेश में हम जब पिछली बार बात कर रहे थे कि 4 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेगी, बाकी की जो सीटें हैं 28 पहले बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस के पास थी। अब ये समीकरण जो है 2 चुनाव के बाद पूर्ण तरीके से बदल गया। तीसरे और चौथे चरण का जो 2 चुनाव जो होना है, अब ये मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा।
2 चरणों के चुनाव जो हुए 6 दूनी 12 सीटों पर, ये जो नतीजे आने वाले हैं ये जो भाजपा की 29 की 29 सीटों को पलट कर रखने वाले हैं। और तीसरे चरण का नतीजा जो आने वाला है वो और ज्यादा पलट देगा भाजपा की राजनीति को। तो मध्य प्रदेश में आप ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर ये राजनीति पलटती है तो मोहन यादव का कुर्सी से जाना वो तय हो जाएगा और मोहन यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एक नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दोबारा मिलेगा और गुजरात पैटर्न पर जो है पूरा काम जो है मध्य प्रदेश में संघ और पार्टी मिलकर करेगी। चलिए राजेंद्र, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे जातियों की, अभी आप देखें जैसे एससी और एसटी जो एक्ट है उसके तहत जो है तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करने का प्रावधान होता है, यदि ऐसा कुछ होता है तो जो होता है। और इसको लेकर भी जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विपरीत बताकर इसको जो है हटाने की बात कही कि भाई इसको खत्म किया जाए, तो तुरंत जो है लोगों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी कि मोदी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और इससे देखिए अजय, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट हर बार जब कानून में जब परिवर्तन किया जाता है या कोर्ट जब डिसीजन देता है या कोर्ट किसी चीज को मानता है, आप महिला कानून की जब बात करेंगे, दहेज प्रताड़ना के लिए कानून बनाया गया। दहेज प्रताड़ना के लिए जब कानून बनाया गया तो धीरे धीरे उसमें जो है केसेस में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई अब जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, परिवार की गिरफ्तारी नहीं होगी, इसमें चेंज किया जाए। तो जो चीजें होती हैं वो अब SC/ST कानून की आप बात करेंगे तो SC/ST कानून में पहले ये प्रावधान था कि सीधे गिरफ्तारी हो जाती थी। कोई भी SC/ST वर्ग का जो व्यक्ति है वो जब थाने जाता था, SC/ST थाने खोले गए थे जिनके लिए, कोई पीड़ित व्यक्ति जब जाता था और अपनी पीड़ा सुनाता था तो सामने वाले की गिरफ्तारी कर दी जाती थी। अब इस कानून में जो परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि जब आवेदन देता है तो उसमें जो जांच अधिकारी होता है वो जांच अधिकारी पूरी जांच करेगा। उसमें 2 लोगों के स्पॉट पर जहां वो घटना घटी है, नहीं वो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि ये एक चलिए प्रावधान हो गया, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाया कि आरक्षण खत्म करने को लेकर जिस तरीके से कि बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, और कोई भी पार्टी जो है SC/ST को या OBC को नाराज नहीं करना चाहती है, चाहे कोई भी हो। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें और पिछले जैसे विधानसभा चुनाव थी उसकी भी बातचीत करते हैं तो उसमें देखते हैं 54% जो सवर्ण क्लास है उसने बीजेपी को वोट दिया और 25% ने जो है कांग्रेस को वोट दिया। और आज की स्थिति यह है कि सवर्ण क्लास जो है दोनों से ही नाराज है। तो अब जब दोनों से नाराज है, इधर ये जातियां हैं जो सवर्ण क्लास नाराज है दोनों पार्टियों से, इधर SC/ST को लग रहा है कि उनका आरक्षण खत्म होने जा रहा है या खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। जिस तरह से विपक्ष जो इसको मुद्दा बनाए घूम रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से इस पर चर्चा हो रही है और इसको राजनीतिक रूप से जो है अलग ढंग से किया रहा है। जैसे भी हम देखें मैनिफेस्टो को अलग ढंग से ही कहा गया, इसमें मुस्लिम लीग की छाप है या अलग अलग तरीके से उसको जो है कैलकुलेट किया गया है ना, लोगों को बीच में लिखा गया। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें सवर्ण क्लास जो है बीजेपी से जो नाराज है वो क्या कांग्रेस की तरफ चला जाएगा या फिर ये वही सवर्ण क्लास है जो वोट डालने निकल नहीं रहा? देखिए, जो आप अजय जिस चीज की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण जो है यहाँ मध्य प्रदेश की भू स्थिति वोटों को लेकर बहुत अलग तरीके से काम करती है। यूपी की स्थिति में आप जब देखेंगे तो यूपी बहुत अलग तरीके से काम करता है। अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने यादव को साधने का काम किया और उन्होंने साधा भी। और जो यादव मतदाता है वो आज भी जो है अखिलेश यादव की पार्टी को वोट देते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री है वो इसी पद्धति पे चल रहे हैं कि यादव वोटों को साधा जाए, ओबीसी के वोटों को साधा जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी, वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे, किरार समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने कभी किरार समाज को वरीयता नहीं दी, उन्होंने ओबीसी को वरीयता नहीं दी, उन्होंने सभी समाज के लिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर हम पार्टी वाइज भी समझते हैं तो यदि आप 1957 के मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 1957 का जो मध्य प्रदेश था तो उसका जो पहला मुख्यमंत्री था, है ना, अगर आपको याद होगा, और या जिस तरीके से था तो हर 5वां विधायक जो है 1957 में ब्राह्मण वर्ग से था।
ठीक है, यानी कि 20% पूरा मध्य प्रदेश का यदि टोटल निकालते हैं। और 1972 में ये 25% हो गया, यानी बढ़ा, 1957 से 1972 तक हो गया। और इसके बाद हालात बदले, तो डीपी मिश्र और श्यामचरण शुक्ल के साथ ही इनका वर्चस्व धीरे धीरे घटता चला गया, फिर यह बदलाव आया है यहाँ पर, है ना। और 1980 के बाद से अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह का एक युग शुरू हुआ, जैसे हिंदी में युग होता है ना, मैथिली शरण गुप्त या जैसे श्याम बिहारी, इस तरह से एक युग हो गया। तो पहले ब्राह्मणों का था, फिर अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह का युग शुरू हो गया, है ना। और उस वक्त जो है राजपूत हावी हो गए। जब बीजेपी आई तो जैसा बात कर रहे हैं, उमा भारती, बाबूलाल और शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी को बढ़ावा दिया। तो हम पूरा ये देखें कि जातियों का किस तरीके से प्रभाव रहा बीजेपी के अंदर, ओबीसी का जो है ज्यादा प्रभाव रहता। आप देखें जितने भी मुख्यमंत्री वो बीजेपी लेकर आती है, वो जबकि कहा जाता है सवर्णों की पार्टी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री देखिए, विधायक देखिए, ओबीसी करण ज्यादा किया उन्होंने अपनी पार्टी का। तो अभी जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से प्रत्याशी खड़े किए हैं बीजेपी ने, कांग्रेस ने, है ना, या बीएसपी ने, तो पूरा उसका समीकरण यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं आज किसी प्रत्याशी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लोगों की जाति समीकरण की बात करूंगा, उनके अधिकार की बात करूंगा, वो किस तरीके से वोट डालने जा रही है, और जो उनको जो वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, आखिरकार वो कट कहाँ आ रहा है, किस तरह के लोग जो है वोट नहीं डालना चाहते हैं। वो जैसे वैसे मध्य प्रदेश तो भील समुदाय के लिए ज्यादा जाना जाता है। ये महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो जो भीलों की बात होती है, जिनका जो चिन्ह जो है वो धनुष है ना, तो भीलों की बात करते हैं। तो ये जाति समीकरण जो है किस प्रकार राजनीति को बदलते हैं, और उसकी गिनती जो है ऊपर से कर लीजिए या नीचे से कर लीजिए, वो बदलती रहती है। तो इस बार की जो जातीय समीकरण है और जो अंडर करंट है वो क्या है, किस तरफ जा रहा है, वो ब्राह्मणों की तरफ जा रहा है, या जो है जैसे भी राजपूतों की तरफ जा रहा है, या ओबीसी की तरफ जा रहा है, वो अंडर करंट है क्या, किसके भाग्य में क्या लिखा जाएगा। क्योंकि हर पार्टी इसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करती है, इसीलिए प्रत्याशी चुनती है कि भैया ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये अंडर करंट क्या है, इस बार किस तरफ जा रहा है, ये थोड़ा हम समझना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी सही जानकारी मिले। देखिए अजय, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि युग परिवर्तन होता है और हर एक युग जो है अपने हिसाब से चलता है। और ये गीता के उसी श्लोक की तरह है, संभवानी युगे युगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश की जिस स्थिति की अभी आपने जिस तरीके से विस्तार से जो संरचना की है, तो उसमें जब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके यहाँ पर जो उन्होंने 30 जो विधायक 30 मंत्री जब उन्होंने कैबिनेट की रचना की, तब 30 मंत्री उन्होंने यहाँ रखे थे। उस 30 मंत्री में उनका सभी वर्ग के मंत्री थे, ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, लाला भी थे, जैन भी थे, कायस्थ भी थे। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की संरचना की थी, तो वो मंत्रिमंडल 18 साल तक लगातार वो निभाते रहे। वहीं अगर हम मोहन यादव की सरकार की बात करेंगे, तो मोहन यादव की सरकार में जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर मिलेंगे, बाकी सब ओबीसी के ही मिलेंगे। एससी से अगर एक आध कोई मंत्री होगा तो होगा, वरना आपको सारा मंत्रिमंडल ओबीसी का ही मिलेगा। ओबीसी को साधने के लिए या एससी को साधने की बात की जाए, ओबीसी को साधने की बात की जाए, या स्वर्णों को साधने की बात की जाए, तो स्वर्ण वर्ग जो है जनता जातिगत गणना के आधार पर इस बार वोट नहीं कर रही है, या जनता जाति के आधार पर वोट के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। जनता की अपनी एक सोच है कि जिस तरीके से जो अनाज जो गरीबों को फ्री मिलता है, गरीबों के लिए सरकार सोचती है, 5 किलो 10 किलो अनाज देती है, तो यहाँ पर गरीब को सरकार अनाज दे रही है। स्वर्णों के पास अपना जो उच्च तबका है, उनके पास अपना धन है। वो लॉकडाउन में सभी ने देखा कि अगर परेशान कोई रहा तो वो मिडिल क्लास फैमिली परेशान रही, जिसको एक मुफ्त पैसा कहीं से मिलता है, वो बमुश्किल अपने बच्चों को पालती है। तो ये जो स्वर्ण समाज का जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो हिस्सा है, 10% का जो हिस्सा माना जाता है, ये वो वर्ल्ड बैंक है जो नाराज है, और ये वोट बैंक जो है अब वोट करने के लिए निकल नहीं रहा। ये वही 10% वोटर है जो बीजेपी की सरकार को वोट देता है।
बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी को धड़ा तेल से आग बंद करके वोट देता है, कमल का निशान बस दिखना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मिडिल क्लास फैमिली को बिल्कुल जो है उस गरीब की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है, जिससे जो है जिसको राशन भी नहीं मिल पा रहा है फ्री में। तो जो स्थिति है वो ये 10% जो वोटर जो कम हुआ है वो सिर्फ ये वही स्थिति है। यहाँ जातिगत गणना अपने हिसाब से काम करती है, ओबीसी अपने हिसाब से वोट डालेगा। जातिगत गणना की अगर बात की जाए, जातिगत आधार की बात की जाए, तो मैं आपको छोटे शब्दों में भोपाल की राजनीति के बारे में समझाता हूँ। राजधानी एक बड़ा क्षेत्र है, यहीं से जो है सारी राजनीति पूरे मध्य प्रदेश की चलती है। यहाँ आलोक शर्मा खड़े हुए हैं भाजपा से, ब्राह्मण समाज से आते हैं। यहाँ कायस्थ समाज से जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। कायस्थ समाज के 5.5 लाख वोटर हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। तो पूरा कायस्थ समाज जो है वो कायस्थ समाज को वोट नहीं देगा, या पूरा कायस्थ समाज, क्योंकि वकील है पेशे से, तो पूरे वकील वर्ग वोट नहीं देगा भाई। उसमें भाजपा के भी कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता है, अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता है। तो अगर 5.5 लाख वोटों का समीकरण हम निकालें तो कायस्थ समाज के 2.5 लाख वोट हम मान सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम ब्राह्मण जाति की बात करें तो ब्राह्मण जाति का भी यहाँ पर अच्छा खासा स्वर्ण समाज का बहुमूल्य है। तो पूरे वोट जो है आलोक शर्मा को नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ कांग्रेस के भी हैं ब्राह्मण। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको ओपन कर लेते हैं चीज को। जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जीत हासिल की और चौथी बार उनका मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के रूप में, है ना। तो इसको पूरा अगर देखें, कभी इसको ब्राह्मणों की और बनियों की पार्टी माना जाता था, लेकिन जब ओबीसी का साथ मिला तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुमत में आ गई, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किया है। अब यदि हम आंकड़ों की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें तो सामान्य वर्ग में लगभग 18 से 20% जो है सामान्य वर्ग के मतदाता मध्य प्रदेश में टोटल है, और एससी की जो है लगभग 24 से 26% के आसपास है, बीच में है ना, 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, इतना है। और जनजाति जो है वो लगभग 25% के आसपास है। यानी कि अब इसी अनुपात में जो है वोटर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। टोटल जो है यानी कि सबसे ज्यादा जो वोटर है वो जनजातियों की है। और ये जो जनजाति है, यह हम आदिवासियों की बात करते हैं राजेंद्र, जिसके यहाँ पर कांग्रेस को लगता था कि यह आदिवासी उनका पारंपरिक या परंपरागत वोट बैंक है, और उसी को वो साधने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र का जो वोटर है, चलिए जो सवर्ण जो है कितना जो है कांग्रेस को वोट करेगा, या जो है बीजेपी को वोट करेगा, या एससी जो है किस तरफ जाएगा, इधर बहन जी भी खड़ी हैं बीएसपी से, इधर उधर बट जाएगा क्षेत्र। तो ये जो आदिवासी वोटर है क्या वाकई कांग्रेस के साथ में है, या फिर ये बखट हो जाए, क्योंकि लगभग जो है 40 से 42% आदिवासी वोटर है। और ये इसलिए बढ़ गया सबसे ज्यादा वोटर ये, क्योंकि जब से आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और सुविधाएं बढ़ी हैं तो उनका रहन सहन जीवन स्तर बदल गया, मृत्यु दर कम हो गई, तो ये उसका फर्क पड़ गया, जनसंख्या बढ़ी है उन लोगों की। तो क्या ये कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर बीजेपी ने इसमें भी सेंध लगा ली है? देखिए, आदिवासी वोटर जो है मध्य प्रदेश का जो 42 से 45% का जो आंकड़ा आता है आदिवासी वोटरों का, वो सबसे बड़ा एक आंकड़ा मध्य प्रदेश में जाता है। और यहाँ 7 तरीके की आदिवासी जातियां निवास करती हैं, जिसमें कोरकू, भील, भिलाला, गोंड, इस तरीके की जो 7 आदिवासी जातियां हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं, बाकी देश की किसी राज्य जातियां नहीं पाई जाती। ये जो जाति वर्ग है, इसमें अगर हम भील भिलाला जाति की बात करें तो भील भिलाला जाति बीजेपी से नाराज है। कोरकू की बात करें तो कोरकू खत्म के तादाद पर एक जाति है जिसके बहुत कम वोटर हैं, जिसका परसेंटेज 1.5 लाख जो है वोटर टोटल मध्य प्रदेश में होंगे। तो वहीं अगर हम गोंडों की बात करें, है ना, तो ये जो वोटर है ये विकास की बात करता है। ये वोटर जो है जंगलों में रहता है, तो इनको वो सुविधाएं चाहिए जो पानी, इन तक साफ पानी पहुंच सके, क्योंकि पहाड़ों पर रहते हैं। पहाड़ों पर जाने के लिए रोडें अभी तक नहीं सरकार बनवा पाई, पानी की सुविधा नहीं दे पाई, लाइटों की सुविधा नहीं दे पाई,
सरकार की कोई भी योजना अगर लॉन्च की जाती है तो जो है इनकी दीवारों पर लिख दिया जाता है बड़े बड़े अक्षरों में। आपको शायद एक बार एक किस्सा मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से जो है एक किस्सा बड़ा फेमस हुआ 2012 में। 2011 की बात है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सभी गरीबों के दीवारों पर लिखवा दिया था गरीब का घर। ये एक मुद्दा बना। तब जाकर जो जब मुद्दा बना तब यही आदिवासी वोटर भाजपा के पक्ष में वोट देने लगा। और आज मोदी जी भी वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को घर दे रहे हैं और उनके घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी की तरफ से ये घर बनवाया गया। तो ये जो एक गरीब को जो बेइज्जती जिस तरीके से लगती है ना, जब किसी आदिवासी के घर पे आप लिखवा दीजिए कि ये फलाने ने बनवाया, तो उसको बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है। जब उसको बेइज्जती महसूस होती है तो वो जो वोट बैंक होता है ना, वो बिल्कुल शांति से अपना वोट जब डालता है, तब सरकार को नुकसान होता है। क्योंकि सरकार को टैक्स के पैसों से जो चलाते हैं लोग, सरकार को हर गरीब भी पैसा देता है। जब वो सामान बाजार से खरीदता है तो वो टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उन्हीं के पैसे से बनी हुई चीज को आप जब अपने नाम से उसकी दीवार पर लिखवा देंगे तो उसको कितनी ठेस पहुंचती होगी, ये सरकार को समझना होगा। सरकार जनहित में काम करे। अगर उसने कोई चीज की है तो वो अपने कागजों में, अपने विज्ञापनों में दिखाए। गरीब के घर के बाहर विज्ञापन लगाने से गरीब को बेइज्जती महसूस होती है। और ये जो 10% वोट जो घट रहा है, यही कारण है कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में नुकसान में रहेगी। क्योंकि आदिवासी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते। आप उनकी दीवार पर लिखी हुई चीज को जैसे ही आप उनको पढ़ के बता देंगे और बता देंगे कि ये लिखा है, वो नाराज हो जाता है कि मेरी दीवार पर ऐसा क्यों लिख के चला गया। तो ये जो 10% का जो वोट आप परसेंटेज आप देख रहे हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली का हो, आदिवासियों का, ये वही वोट ऑफ परसेंटेज है जो भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला है। जो ओबीसी स्वर्ण अब भाजपा के काम आने वाले नहीं। अब जनता जो है विकास की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, अन्न की बात करती है। उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो ये जो मुद्दा है अब जनता को लगने लगा है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों ने मूर्ख बनाया है और दोनों मूर्ख बना रही है। अब वो तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और जब तक उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा तब तक वो दोनों पार्टियों को बराबर पल्ले में तोलकर अपना अपना वोट देते रहेंगे। चलिए, खैर यह है कि मतलब आदिवासी काफी स्वाभिमानी होता है। आप उसके लिए कर रहे हैं लेकिन एहसान नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा सोच के चलता है और वो आपका धर्म है, कर्तव्य है। और लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह की रणनीति से जो है उसी को नुकसान हो रहा है ना। तो ये कहने का मतलब ये है। फिलहाल ये है कि 65% जो लोग हैं मध्य प्रदेश में, वो लगभग जो है जाति देखकर ही वोट कर रहे हैं। और जो एक आंकड़ा आया है पूरी टोटल पॉपुलेशन का, जो 85% है जो ग्रेजुएट है या पढ़ा लिखा है, वो जाति धर्म देख के वोट नहीं कर रहा, वो मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहा है। तो पूरा आंकड़ा जो है इस तरीके से है। ईसाई भी चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व हो, उनका भी कोई प्रत्याशी हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिश्चियन को जो है टिकट नहीं देती है, इसलिए उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। फिलहाल राजेंद्र, मध्य प्रदेश के सियासी महासंग्राम के अंदर जातियों का समीकरण जिस तरीके का है और जिस तरीके से नए नए दलित चेहरे या दलित नेता उभर कर सामने आए हैं और ये बता रहे हैं कि अब थोड़ी सी राजनीति करवट ले रही है, बदल रही है, अब नए लोगों को मौका मिलेगा। इसीलिए पार्टी ने कुछ कोशिश तो की है कि नए चेहरों को सामने लाया जाए, नए नेताओं को सामने लाया जाए, क्योंकि पुराने चेहरों पर लोगों का भरोसा कम होता चला जा रहा है। इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा नेता जीतकर आएगा और अंडर करंट क्या है, ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा। हम फिर विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।